गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन किया था। कंपनी किस प्रकार से अपने अंश पूंजी परिवर्तन कर सकती है, अंशों को स्कंद में, स्कंद को अंशों में बदल सकती है, अंश पूंजी में वृद्धि कर सकती है, अंश पूंजी में कमी कर सकती है। आज का अपना ये लेक्चर रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ और लोन फॉर द परचेज ऑफ ऑन शेयर्स एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स के संदर्भ में कंपनी विधान की धारा 67 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी या गारंटी के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी है वह अपने शेयर होल्डर को अंशों को परचेज करने के लिए स्वयं लोन नहीं दे सकती है या किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है। ये प्रतिबंध लगा हुआ है। और साथ ही कोई भी सार्वजनिक कंपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने या अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंशों को खरीदने या अंशों के अभिधान के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता, ऋण, गारंटी, जमानत आदि के रूप में नहीं दे सकती है। ये प्रोविजन दिया गया है, किंतु इसके अपवाद भी दिए हैं। सेक्शन 67(3) के अंतर्गत कुछ अपवाद बता रखे हैं कि अगर कंपनी बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी अपने साधारण व्यवसाय की दशा के अंतर्गत ऋण देती है तो ये रेस्ट्रिक्शन का एक अपवाद माना जाएगा, ऑन शेयर कैपिटल को परचेज करने का एक अपवाद माना जाएगा। या कोई कंपनी किसी अनुमोदित योजना के अधीन जो कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित की गई है और निर्धारित की गई अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, ऐसी कंपनी या कंपनी की सूत्रधारी कंपनी के उन फुली पेड अप शेयर्स को क्रय करने के लिए या अभिधान के लिए धन की व्यवस्था करने पर जो कर्मचारियों के हित के लिए ट्रस्टी के द्वारा अथवा कर्मचारियों के द्वारा धारित है। अर्थात अगर कोई कंपनी अपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने कर्मचारियों के हित में प्रन्यासों के द्वारा अथवा कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा धारित अंशों को खरीदने या अभिधान करने के लिए किसी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि इसके लिए कंपनी साधारण सभा से विशेष प्रस्ताव पारित करके इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करती है। कंपनी के कर्मचारियों को जिसमें कि मैनेजर पर्सन्स KMP को छोड़कर कंपनी तथा उसकी सूत्रधारी कंपनी के फुली पेड अप अंशों को खरीदने या उनको सब्सक्राइब करने के लिए ऋण देने के संदर्भ में ये नियम दिया गया है कि वे कर्मचारी उन अंशों को ट्रस्टी के रूप में, हितधारी स्वामी, बेनिफिशियल ऑनर के रूप में उन्हें अपने पास रखना होगा। किसी भी कर्मचारी को ऐसे ऋण उसके 6 माह के वेतन या मजदूरी की राशि से अधिक कर नहीं दिया जा सकता। मतलब 6 माह के पारिश्रमिक तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस कंपनी कर सकती है। ये 3 अपवाद इस धारा 67 के बताए गए हैं। किंतु कुछ कंडीशन के अंतर्गत कंपनी अपने अंशों को परचेज कर सकती है। कंपनी विधान के अंतर्गत धारा 68 के अंतर्गत प्रोविजंस दिए गए कि कंपनी कैन बाईबैक इट्स ऑन शेयर कैपिटल। कंपनी बाईबैक कर सकती है, किंतु इसके संदर्भ में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो प्रोविजन इस रूप में है कि कंपनी अगर अपने अंशों का बाईबैक करना चाहती है तो ऐसे बाईबैक कंपनी अपने फ्री रिजर्व में से या कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अगर अधिशेष बचा हुआ है, सरप्लस है, उससे या किन्हीं अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से जो फंड बना हुआ है उससे इस प्रकार के अंशों को बाईबैक कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। किंतु किसी भी दशा में कंपनी अपने अंशों को वापस खरीदने या उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती है जो उसी प्रकार के अंशों को जारी करके कंपनी प्राप्त करती है। मतलब कंपनी पहले तो अंशों को जारी करे, उसी तरह के अंशों को इशू करे और उसके पश्चात जो धनराशि उससे प्राप्त करी उससे कंपनी अपनी खुद की शेयर कैपिटल को बाईबैक करती है। इस प्रकार का परमिशन हमारा कंपनी विधान सेक्शन 68 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंपनियों को प्रदान नहीं करता है। बाईबैक के संदर्भ में प्रोविजंस ये दिए
कि कंपनी अपने अंशों का बायबैक तभी कर पाएगी जबकि ऐसा करने के लिए कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओई पार्षद अंतर्नियम से अधिकृत होनी चाहिए। अगर पार्षद अंतर्नियम से इस प्रकार का अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं है तो पहले कंपनी को अपने पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के पश्चात कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बायबैक कर सकती है। दूसरी बात बताई गई कि बायबैक करने के लिए कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प, विशेष प्रस्ताव कंपनी ने पारित कर लिया हो तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी बायबैक कर सकती है। किंतु अगर कोई कंपनी अपनी फुली पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% या इससे कम राशि का बायबैक करती है तो मात्र संचालक मंडल की सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित करके कंपनी इस प्रकार का बायबैक कर सकती है, अंशों का पुनः ग्रहण कंपनी कर सकती है। वहाँ पर साधारण सभा बुला के विशेष संकल्प पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उस बायबैक को संचालक मंडल ने अपनी सभा में संकल्प पारित करके अधिकृत कर दिया है, अनुमोदन कर दिया है तो ऐसा बायबैक हो सकता है। किंतु अनुमोदन की राशि, कंपनी की कुल प्रदत्त राशि, कंपनी की बायबैक की कुल राशि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये 2 वर्ष में एक बार अगर 25% से अधिक का कंपनी बायबैक करती है तो साधारण सभा में इस आशय का संकल्प पारित करना पड़ेगा, इस आशय का प्रस्ताव कंपनी को पारित करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी किसी भी वित्तीय वर्ष में अपनी पेड अप कैपिटल के 25% से अधिक का बायबैक नहीं कर सकती है। वापस खरीदने के पश्चात, बायबैक करने के पश्चात कंपनी की ऋण समता पूंजी अनुपात, डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की पूंजी और स्वतंत्र संचय के 2 गुने 2:1 की रेशियो से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार इस ऋण पूंजी अनुपात को किन्हीं कंपनियों के लिए बढ़ा भी सकता है। अगर केंद्रीय सरकार उपयुक्त समझती है तो ये डेट इक्विटी रेशियो जो 2:1 का होना चाहिए आफ्टर द बायबैक, इस रेशियो को बढ़ा भी केंद्र सरकार सकता है। वापस खरीदे जाने वाले सभी अंश फुली पेड अप होने चाहिए। बायबैक 19 शेयर्स का हो सकता है जो कि फुली पेड अप हो। वापस खरीदे जाने वाले अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र में सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं तो सेबी के द्वारा इस संदर्भ में जो गाइडलाइंस बना रखी है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही कंपनी अंशों का बायबैक कर सकती है, अंशों का पुनः ग्रहण कर सकती है। किंतु अगर कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है तो ऐसी कंडीशन में MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इस संदर्भ में जो प्रक्रिया और नियम बता रखे हैं, जो शर्तें बता रखी है, ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों को उनकी पालना करनी पड़ती है जो SS 17 के अंतर्गत बताई हुई है। निरंतर दो बायबैक के बीच में कम से कम 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। पिछली बायबैक के बंद होने के 1 वर्ष पश्चात ही कंपनी अगला बायबैक कंपनी कर सकती है। अंशों अथवा प्रतिभूतियों का बायबैक निम्नलिखित में से किसी भी एक सोर्स से किया जा सकता है, जो मैंने निम्न में से किसी एक भी तरीके से किया जा सकता है। विद्यमान अंशों या प्रतिभूति धारकों से आनुपातिक रूप से। मान लीजिए मेरे पास 100 अंश है और कंपनी अपनी 10% शेयर कैपिटल का बायबैक करना चाहती है तो कंपनी मेरे को ऑफर देगी कि मैं 10% अर्थात 10 अंश कंपनी को बायबैक के अंतर्गत बेच दूँ। तो आनुपातिक रूप से प्रत्येक अंशधारी को आनुपातिक रूप से उनके अंशों को खरीद कर कंपनी बायबैक कर सकती है, या खुले बाजार से, ओपन मार्केट से, ये बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से अथवा स्कंद विनिमय केंद्र के माध्यम से कंपनी ऐसा बायबैक कर सकती है। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ESOS या स्वेट इक्विटी शेयर के अधीन कर्मचारियों को जारी किए गए अंशों को खरीद के भी कंपनी बायबैक का कार्य कर सकती है। निजी कंपनी के ऊपर बायबैक के संदर्भ में ये अभी जो प्रोविजंस बताए गए ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये बायबैक के संदर्भ में प्रोविजंस थे जो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि बायबैक का प्रोसीजर क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज।
तो सबसे पहले कंपनी जब अपने अंशों का बायबैक करना चाहती है तो सभी सदस्यों को कंपनी की सभा बुलाने की सूचना प्रेषित करनी पड़ती है। सभा की सूचना के साथ में कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्यात्मक विवरण, भी साथ में प्रेषित करना पड़ेगा। इस व्याख्यात्मक विवरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जो बायबैक के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका संपूर्ण प्रकटीकरण करना होगा। वापस खरीद की आवश्यकता को बताना पड़ेगा। बायबैक की जाने वाली प्रतिभूतियों का वर्ग और प्रकार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वापस खरीदने के लिए निवेश की जाने वाली राशि, कितना इसमें राशि निवेश होगी, उसका सोर्स क्या रहेगा, ये इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वापस खरीद की समय सीमा क्या रहेगी, ये सभी बातों को व्याख्यात्मक विवरण के अंतर्गत सभा की सूचना के साथ में प्रेषित करना होगा। अभी पूर्व में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर कंपनी अपना एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अपने पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% या इससे कम राशि का बायबैक करती है तो कंपनी को के संचालक मंडल अपनी सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित करके ऐसा बायबैक कर सकते हैं। किंतु कंपनी 25% या इससे अधिक का बायबैक करती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को साधारण सभा बुलानी पड़ेगी और साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव कंपनी को, स्पेशल रिजर्वेशन कंपनी को पारित करवाना होगा। स्पेशल रिजर्वेशन पारित करवाने के पश्चात ही कंपनी इस प्रकार का बायबैक कर सकती है। तत्पश्चात जब स्पेशल रिजर्वेशन पारित करवा दिया जाता है, तत्पश्चात कंपनी को एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, जिसको हम बोलते हैं शोधन क्षमता की घोषणा, प्रस्तुत करनी पड़ेगी। शोधन क्षमता की घोषणा का मतलब क्या हो गया कि कंपनी को बायबैक करने के पश्चात भी कंपनी अपने सभी प्रकार की ऋण देयता को चुकाने में समर्थ है। कंपनी के पास में पर्याप्त असेट्स हैं, कंपनी के पास में पर्याप्त लिक्विडिटी है, जो कंपनी के भविष्य के अंतर्गत जो वर्तमान में जितनी भी देयता है, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है, उन सभी लायबिलिटी को चुकाने के लिए पर्याप्त है, कंपनी सक्षम है। इसका एक शोधन क्षमता की घोषणा भी कंपनी को सेबी के पास में और रजिस्ट्रार के पास में जमा करवानी पड़ेगी। ऐसी शोधन क्षमता की घोषणा में कम से कम 2 संचालकों के सिग्नेचर होने चाहिए। संचालक मंडल ने कंपनी के संपूर्ण मामलों की, इसमें ये लिखा जाता है कि संचालक मंडल ने कंपनी के संपूर्ण मामलों की छानबीन कर ली और छानबीन करने के पश्चात संचालक मंडल की घोषणा करता है कि कंपनी अपने सभी दायित्वों को वर्तमान स्थिति के अंतर्गत चुकाने में समर्थ है। इस घोषणा की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत कंपनी दिवालिया नहीं होगी। 1 वर्ष के भीतर कंपनी सभी प्रकार के ऋणों को चुकाने में समर्थ है। ये कम से कम 2 संचालकों के द्वारा शपथ पूर्वक, निर्धारित प्रारूप में शपथ पूर्वक इस प्रकार की घोषणा सेबी के पास में, रजिस्ट्रार के पास में कंपनी को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणन केंद्र के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है तो ऐसी घोषणा केवल रजिस्ट्रार के पास ही जमा करवानी पड़ेगी। किंतु अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो सेबी के पास में एवं रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास में इस प्रकार की शोधन क्षमता की घोषणा कंपनी को फाइल करवानी पड़ेगी। वापस खरीद के संकल्प का क्रियान्वयन कंपनी को निर्धारित अवधि के अंतर्गत, अर्थात एक बार प्रस्ताव पारित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर इसको क्रियान्वित कंपनी को कर लेना होगा। और कंपनी ने एक बार इस प्रस्ताव को पारित कर लिया है, तत्पश्चात कंपनी वापस पीछे नहीं हट सकती। कंपनी को फिर उन सिक्योरिटीज को बायबैक करना होगा। पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, बायबैक के अंतर्गत हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अधिशेष यूज कर सकते हैं। बायबैक के अंतर्गत हम फ्री रिजर्व से हम पैसा यूज कर सकते हैं। जो भी पैसा कंपनी अपने विभिन्न रिजर्व सरप्लस से प्राप्त कर रही है, उस पैसे को कंपनी को पूंजी शोधन संचय खाता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत ट्रांसफर करना होगा। और ऐसे ट्रांसफर को कंपनी अपने बैलेंस शीट के अंतर्गत भी एक्सप्लेन करेगी, उसको भी दर्शाएगी। बायबैक करने का कार्य जब कंपनी पूर्ण कर लेती, तत्पश्चात कंपनी को अपनी वे सभी प्रतिभूतियां जिनका कंपनी बायबैक किया, उनको कंपनी को नष्ट करना होगा, उनको समाप्त करना होगा, क्योंकि कंपनी उनका बायबैक कर सकती है। उसी प्रकार के अंशों अथवा अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों को आगे कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती है। जब कंपनी के द्वारा अपने अंशों की वापस खरीद कर ली जाती है तो अगले 6 महीने में उसी टाइप की अंशों और प्रतिभूतियों का निर्गमन करने के ऊपर हमारा कंपनी विधान प्रतिबंध लगाता है। वापस खरीदी गई किंतु
यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि बाईबैक करने के पश्चात अंशों और प्रतिभूति के निगमन पर निम्न रूप में प्रतिबंध नहीं होगा। कंपनी अपने बोनस अंशों का निगमन कर सकती है। विद्यमान दायित्वों को पूरा करने के लिए अंशों का निगमन पर, जैसे वारंट का अंशों में परिवर्तन या अंश विकल्प योजना या परिश्रम क्षमता अंश योजना के अधीन अंशों का निर्गमन या पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों का समता अंशों में परिवर्तन के कारण अंशों का निर्गमन कंपनी कर सकती है। वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों का कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जिन जिन प्रतिभूतियों को और जिन जिन शेयर होल्डर से कंपनी ने इस प्रकार की प्रतिभूतियों का बाईबैक किया है, उसको कंपनी को एक रजिस्टर के अंतर्गत उनका पूरा डिटेल, उनका पूरा विवरण कंपनी को रखना होगा और इसका एक रिटर्न बना के भी आरओसी के यहाँ पे कंपनी को फाइल करवाना पड़ेगा। निर्धारित समय के अंतर्गत 30 दिन बाईबैक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 30 दिन के भीतर सेबी के पास में और रजिस्ट्रार के पास में ये एक रिटर्न भी कंपनी को फाइल करवाना होता है। कंपनी सेक्शन 68 में बताई गई प्रोविजंस और सेबी के द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों की पालना करने में कंपनी त्रुटि करती है और त्रुटि करके कंपनी बाईबैक करती है तो कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 3 वर्ष के कारावास की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड प्रत्येक दोषी अधिकारी के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। उसके ऊपर ये दंड भी लगाया जा सकता है। ये पनिशमेंट के संदर्भ में बात आई। कुछ कंडीशन में अंशों की बाईबैक के ऊपर प्रोविजंस लगाया हुआ है, निश्चित लगाया हुआ है। वो कब है कि कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की वापस खरीद बाईबैक निम्नलिखित माध्यम से नहीं करेगी। किसी भी सहायक कंपनी के माध्यम से या जिसमें स्वयं की सहायक कंपनी भी सम्मिलित है या किसी भी निवेश कंपनी के समूह के माध्यम से कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है। दूसरी बात है कि यदि कोई कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के भुगतान की दोषी पाई गई है या दोषी है और दोष आज तक ही बना हुआ है तो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का बाईबैक नहीं कर सकेगी। ये दोष कौन कौन सा है? जमा, अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स प्राप्त कर रखी है, जमा राशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान में कंपनी त्रुटि करती है, ये ब्याज के भुगतान में कंपनी देरी करती है, ब्याज मूलधन के भुगतान में देरी करती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से ऋण पत्रों एवं पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन के संदर्भ में कंपनी के द्वारा त्रुटि की जाती है। कंपनी अंशधारियों को लाभांश के भुगतान के अंतर्गत किसी प्रकार की त्रुटि करती है या किसी भी वित्तीय लाभांश की घोषणा के पश्चात कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करे तो ऐसी कंडीशन में बाईबैक पर रोक लगाई जा सकती है। किसी भी वित्तीय संस्था अथवा बैंक को अवधि ऋण के पुनर्भुगतान और उस पर देय ब्याज के भुगतान की अगर कंपनी दोषी है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उदाहरण के अंतर्गत ये नियम दिया गया है, सेक्शन 70 के अंतर्गत ये नियम दिया गया है कि ऐसे दोषों का निवारण अगर कंपनी कर देती है तो ऐसे दोष को समाप्त होने के 3 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात ही कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है। अदरवाइज कंपनी इस निषेध से मुक्त नहीं हो सकेगी, ये कंपनी के ऊपर दंड चलता रहेगा। साथ ही कुछ धाराओं का अवहेलना करने पर भी बाईबैक करने पर प्रोहिबिटेड किया गया है कंपनी को। ये धाराएं बता रखी है सेक्शन 92 के अंतर्गत अलॉटमेंट रिटर्न के बारे में बात आई है। सेक्शन 127 2 वर्षों के लाभांश, लगातार 2 वर्षों से कंपनी अगर लाभांश नहीं बांटती है, डिक्लेयर नहीं करती है तो ऐसी दशा के अंतर्गत बाईबैक पर प्रतिबंध है। तथा सेक्शन 129 बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते के प्रारूप और विषय वस्तु तथा लेखांकन प्रमाणों की पालना के संबंध में जो प्रोविजन धारा 129 के अंतर्गत दिए गए हैं, कंपनी इसकी पालना नहीं करती है, उसकी त्रुटि करती है तो कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का बाईबैक नहीं कर सकती है। ये बाईबैक ऑफ शेयर के संदर्भ में सेक्शन 68, 69 और 70 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजन थे। थैंक यू।